आइए जमीन से शुरुआत करें। बेजियर टूल इस्तेमाल करके मैं कुछ आकृतियां क्रिएट कर लेता हूं। मुझे उम्मीद है कि इससे जमीन बन जाएगी। बेजियर टूल के नोड्स और एरोहेड्स मेरी रचनात्मक को विस्तार दे रहे हैं। देखिए मैं कैसे इनके साथ खेलता हूं। अब यूनिफॉर्म फिल ऑप्शन इस्तेमाल करके प्रत्येक आकृति में रंग भरें। ये निचले दाएं कोने में है। ये देखिए यहाँ पर मैं ये इस्तेमाल करता हूं क्योंकि मुझे सिर्फ रंग भरना है। मैं जमीन के लिए हरे और भूरे रंग के शेड्स इस्तेमाल कर रहा हूं। अब रेक्टेंगल टूल की सहायता से आसमान बनाता हूं। कलर बार से उसमें रंग भरें। इसे कीबोर्ड शॉर्टकट कंट्रोल प्लस पेज डाउन इस्तेमाल करके जमीन के पीछे धकेलें। क्या आपको हैरानी हो रही है कि मैं ये वृत्त क्यों बना रहा हूं? वैसे मैं एलिप्स टूल इस्तेमाल कर रहा हूं। अब इन सभी वृत्तों को मिलाकर एक बड़ा वृत्त बनाने के लिए मैं पिक टूल की प्रॉपर्टी बार पर वेल्ड पर क्लिक करता हूं। देखिए अब हमारे पास क्या है? एक बादल। इनमें रंग भर दें और आउटलाइन हटा दें। आसमान के मौजूदा रंग के साथ बादल मेल नहीं खा रहे हैं। मैं फाउंटेन फिल इस्तेमाल करके थोड़ी और शेडिंग करके देखता हूं। मैं जमीन को थोड़ा और टचअप करने के लिए ललचा रहा हूं। कृपया मेरा साथ दीजिए और देखिए मैं थोड़े और रंगों के साथ कैसे प्रयोग करता हूं। मैं एलिप्स टूल इस्तेमाल करके बादलों को थोड़ा और बेहतर बनाता हूं। मैं बादल को अर्धचंद्राकार आकार देना चाहता हूं। एलिप्स टूल के प्रॉपर्टी बार पर फ्रंट माइनस ऑप्शन मुझे मनचाही आकृति पाने में सहायता करेगा। देखा? अब इनमें से थोड़े और मैं इनमें रंग भर देता हूं। अब मैं इस आकृति की कॉपीज बनाता हूं और उनको बचे हुए बादलों पर रख देता हूं। मैं बादलों के लिए रंगों के कुछ और विकल्प आजमाता हूं।
अब बादलों का काम पूरा हो गया है। अब मैं सूरज बनाऊंगा। मैं सूरज की आकृति बनाने के लिए इलिप्स टूल इस्तेमाल करता हूं। मैं सूरज की जगह बनाने के लिए इन बादलों को मूव कर दूंगा। अब सूरज में रंग भरें। अब किरणों की बारी है। मैं एक किरण से शुरू करते हुए उसे क्रिएट करने के लिए बेजियर और शेप टूल इस्तेमाल करता हूं। किरण को सिलेक्ट करें और उसमें रंग भर दें। उसके बाद फाउंटेन फिल इस्तेमाल करके उसे थोड़ी शेडिंग दें। अब मैं किरण को सूरज के पास ले जाता हूं और उसे इस तरह सीध में लाता हूं कि वह केंद्र से आती सीधी रेखा सी लगे। ऐसा करने के लिए मैं किरण के केंद्र पर डबल क्लिक करता हूं और उसे सूरज के केंद्र तक ड्रैग कर लेता हूं। इससे मुझे किरणों को सूरज के आसपास रखने में सहायता मिलेगी। इंसेट देखें, जब दो केंद्र सीध में होते हैं तो ऐसा होता है। किरणों को 15 डिग्री से घुमाएं और साथ ही साथ उसे डुप्लीकेट करने के लिए राइट क्लिक करें। अब किरणों को सूरज के आसपास दोहराने के लिए Ctrl+R दबाएं। किरणों को सूरज के पीछे धकेलने के लिए मैं सूरज को सिलेक्ट करता हूं और उसे Shift+ पेज अप कीज की सहायता से आगे लाता हूं। सूरज तैयार है, लेकिन तस्वीर के साथ सही अनुपात में लाने के लिए इसे थोड़ा और रीसाइज करने की जरूरत है। सूरज को रीसाइज और रीपोजिशन करने के लिए मुझे सबसे पहले किरणों और वृत्त को ग्रुप करना चाहिए ताकि वे एक इकाई की तरह एक साथ मूव हो। इसलिए सबसे पहले सभी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें और ग्रुप करने के लिए Ctrl+G दबाएं। अब मैं कोने वाले प्लेस होल्डर्स को क्लिक और ड्रैग करके रीसाइज करता हूं। उसे पोजीशन देने के लिए मैं क्लिक ड्रैग करता हूं और उस जगह पर रख देता हूं जहां उसे रखना है। चमकते सूरज के साथ आसमान के रंग में भी चमक होनी चाहिए। मैं फाउंटेन फिल पर जाता हूं और कुछ शेडिंग विकल्प आजमाता हूं। इसके बाद मैं जमीन पर कुछ घर बनाता हूं। मैं बेजियर टूल इस्तेमाल करूंगा। बेजियर टूल आसान दिखता है, लेकिन नोड्स और एरो हेड्स को चलाना कठिन हो सकता है। हार मत मानिए। देखिए, घर बनाने के लिए मैं बेजियर और शेप टूल्स को किस तरह से बारी बारी इस्तेमाल कर रहा हूं। उसके बाद मैं कलर बार और यूनिफॉर्म फिल ऑप्शंस इस्तेमाल करके रंग भरूंगा। ये ऑप्शंस स्क्रीन के निचले दाएं कोने में हैं। ध्यान से देखिए कि मैं शैडो इफेक्ट देने के लिए आकृतियों के साथ
किस तरह काम करता हूँ। अब ध्यान से देखिए, मैं घर की इस दीवार पर एक पैटर्न बनाना चाहता हूँ। मैं दीवार सिलेक्ट करता हूँ और फिर मैं बकेट टूल पैटर्न फिल डायलॉग पर जाऊंगा। ये डायलॉग बॉक्स चुनने के लिए आपको कई पैटर्न्स दिखाएगा। मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ। ओह, मुझे पैटर्न रिसाइज करना होगा। फिर से डायलॉग बॉक्स देखें। मैं चौड़ाई और ऊंचाई कम करता हूं। तो ये देखिए, दीवार पर पैटर्न बन गया। मैंने ये सब कुछ आपको सिर्फ पैटर्न फिल दिखाने के लिए किया। दरअसल मुझे पैटर्न बिल्कुल भी नहीं चाहिए, इसलिए मैं दीवार पर दूसरा रंग भर रहा हूं जो बैकग्राउंड से मेल खाता हो। एक और घर बनाने के लिए इस घर को डुप्लीकेट करता हूं। अब मैं बैकग्राउंड में पेड़ बना रहा हूं। सबसे पहले बेजियर टूल और शेप टूल्स इस्तेमाल करके पेड़ का तना बनाता हूं। अब कलर बार से रंग भरता हूं। उसके बाद पत्तियों के लिए एलिप्स टूल इस्तेमाल करूंगा। सबसे पहले एक एलिप्स, उसके बाद आउटलाइन हटाकर एलिप्सिस को डुप्लीकेट करें। ये देखिए, पत्तियां बन गई। अब यूनिफॉर्म फिल की मदद से पत्तियों में रंग भर लेते हैं। उसके बाद उनको डालियों पर मूव करें। मैं पेड़ की कॉपीज बना लेता हूं, उनको रिसाइज करता हूं और फिर जगह पर रखता हूं। अब बहुत दूर के हिस्सों में झाड़ियां बनानी हैं। मैं उनको फ्रेम से बाहर ले लेता हूं। इसे सफेद बैकग्राउंड पर बनाना आसान है और फिर आप बड़ी आसानी से उसमें रंग भर सकते हैं और साथ ही उसमें गलती से किसी ऑब्जेक्ट के मूव या सिलेक्ट होने का खतरा भी नहीं रहता। अब इन सभी इलिप्सिस को एक बड़े वृत्त में मिलाने के लिए मैं मूव टूल की प्रॉपर्टी बार पर वेल्ड पर क्लिक करता हूं। आपको वेल्ड ऑप्शन याद है? ये हमको आकृतियों को मिलाने में सहायता करता है। अब मैं कलर बार से रंग भरता हूं। क्या ये अब झाड़ियों की तरह दिख रही है? आइए मैं उनको फ्रेम में वापस डाल देता हूं। मैं झाड़ियों को जमीन का एक भाग बनाना चाहता हूं, इसलिए मैं एक बार फिर से वेल्ड ऑप्शन इस्तेमाल करके इन दोनों को मर्ज कर देता हूं। जब हम दो अलग अलग रंगों की आकृतियों को मर्ज करते हैं, जैसा कि हमने अभी हरे और भूरे रंग के साथ किया, तो मर्ज्ड इमेज अंतिम ऑब्जेक्ट का रंग ले लेती है। लेकिन मुझे ये थोड़ा अजीब लग रहा है। मैं
ऐसा करके देखता हूँ। मैं इसे हरा कर देता हूँ और एक अन्य आकृति की रचना करता हूँ जो कि जमीन होगी। अब मैं इसे भूरे रंग की बनाता हूँ। अब पक्षियों के लिए मैं एक बार फिर से बेजियर टूल इस्तेमाल करता हूँ। अब तक तो आप जान ही चुके होंगे कि इसे किस तरह इस्तेमाल करना है ना? मैं आपको जल्दी से इसे दिखाता हूँ। एक नजर डालें। अब मैं जमीन पर घास बनाने वाला हूँ। सिर्फ देखिए, ये कितना मजेदार है। मैं आर्टिस्टिक मीडिया ब्रश टूल पर क्लिक करता हूँ। इस टूल के प्रॉपर्टी बार ऑप्शन विशिष्ट रूप से बदलते हैं। उसके बाद ब्रश ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। देखिए कितने सारे रेडीमेड ऑप्शंस हैं और इसमें घास भी है। मैं यहाँ पर क्लिक और ड्रैग करता हूँ। देखो, क्या ये असली नहीं लग रही? अब मैं जमीन की सतह पर क्लिक और ड्रैग करता हूँ। हम ये सब बेजियर टूल का इस्तेमाल करते हुए कर रहे हैं। लेकिन जब आपके पास रेडीमेड ऑप्शन उपलब्ध हैं, तो इतनी तकलीफ क्यों उठाएं? और इतना करने पर भी आप निश्चित नहीं हो सकते। बेजियर टूल में घास का एक एक तिनका एकदम स्पष्ट होगा। अब फिर से आर्टिस्टिक मीडिया ब्रश टूल इस्तेमाल करके कुछ सूखी पत्तियां बना लेते हैं। अब मैं इस तस्वीर के सभी घटकों को एक ग्रुप में डाल देता हूं। मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा कि मैं इसे ग्रुप क्यों कर रहा हूं। ध्यान से देखिए। अब मैं तस्वीर को एक और मूव करता हूं। क्या आपने देखा कि ये डॉक्यूमेंट के आकार से थोड़ी सी बड़ी है? मुझे उसे एकदम फिट करना है, इसलिए मैं रेक्टेंगल टूल की सहायता से एक आयत बनाता हूं और उसके बाद तस्वीर को सिलेक्ट करता हूं। इफेक्ट्स, उसके बाद पावर क्लिप, उसके बाद प्लेस इनसाइड कंटेनर पर जाएं। कंटेनर के अंदर क्लिक करें और इसका नाम एकदम सही है। ये ऑप्शन तस्वीर को सिलेक्ट किए गए कंटेनर के अंदर फिट होने में सहायता करता है। अरे, लेकिन ये तो पूरी तस्वीर नहीं है। मुझे एकदम उपयुक्त फिट चाहिए जो तस्वीर खराब न करे। मैं राइट क्लिक करता हूं और एडिट कंटेंट्स सिलेक्ट करता हूं। अब मैं छोरों को क्लिक और ड्रैग करूंगा। और हाथ से तस्वीर को कंटेनर के अंदर फिट करूंगा। अब मैं इलिस्ट्रेशन को CDR फॉर्मेट में सेव करने वाला हूं। काम को बीच बीच में सेव करते रहने की आदत अच्छी है। तो इस जगह पर बैकग्राउंड दृश्य पूरा हो गया है। मैं राइट क्लिक करके और लॉक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करके इसे लॉक कर देता हूं ताकि ये हिल न पाए। अब हम कौवा और मटका बनाने के लिए तैयार हैं। पहले मटका। मटके के लिए मैं एलिप्स टूल इस्तेमाल करता हूं।
रंग भरने के लिए फाउंटेन टूल इस्तेमाल करता हूं। अब मैं मटके को इफेक्ट देने के लिए बेजियर और शेप टूल्स इस्तेमाल करता हूं। अब कहानी का नायक कौवा। हम एक बार फिर से बेजियर और शेप टूल्स का इस्तेमाल करेंगे। ध्यान से देखिए किस तरह रेखाओं के सेट को अच्छी तरह शेप किए जाने पर ये कितना सुंदर दिख सकता है। रंग भरते हैं। मैं कौवे को मटके पर मूव कर देता हूं। अब कौवे के पंजों की बारी है। ये हो गया, होशियार कौवा बन गया। अब कुछ फाइन ट्यूनिंग करते हैं। सेव करने का समय आ गया। अब इसे CDR के रूप में सेव करें और JPEG के रूप में एक्सपोर्ट करें।